हेलो एंड वेलकम टू वन ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। यहाँ हम ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री अर्थात वस्तुनिष्ठ रसायन की एक वीडियो सीरीज की स्टडी कर रहे हैं। इस क्रम में ये हमारा 4th वीडियो लेक्चर है। हम चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को एक जगह इकट्ठा कर करके आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि बोर्ड एग्जाम में आए हुए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको एक ही स्थान पर मिल जाएं। हमारी जो सीरीज है जिसका नाम हमने ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री रखा है, आज हम उसमें एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये एक अनलिमिटेड सीरीज होगी। इस सीरीज की खास बात यह है कि हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसको कि हम MCQ या वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं, उसके हम सही आंसर को लॉजिकली डिस्कस करेंगे और साथ में हम ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि अन्य 3 विकल्प सही क्यों नहीं है। जब भी हम इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की वीडियो सीरीज बनाते हैं तो मैं आपसे एक ही बात कहता हूं कि आपको चैप्टर से संबंधित थ्योरेटिकल नॉलेज पूरी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको तभी समझ में आ सकते हैं जब आपको संबंधित चैप्टर का पूरा ज्ञान है। इसके लिए आप हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प ले सकते हैं। ये वीडियो लेक्चर्स आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप उसको चैप्टर के नाम से सर्च कर सकते हैं। इन चैप्टर्स की PDF फाइल हमारे पास अवेलेबल है। यदि आपको इन थ्योरेटिकल वीडियोस की PDF फाइल चाहिए तो वह भी आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज करके मंगवा सकते हैं। साथ ही हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप केमिस्ट्री वीडियो लेक्चर की विशेषता ये होती है कि हम चैप्टर के अनुसार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से चैप्टर आगे की ओर बढ़ता है, जैसे पहले चैप्टर में इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, कंपाउंड्स और उन कंपाउंड्स के यूजेस होते हैं। इसी क्रम में हम चैप्टर को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में डिवाइड किए हुए हैं और उनको हम एक एक करके आगे की ओर लेकर के चलते हैं। इस ऑब्जेक्टिव टाइप केमिस्ट्री वीडियो लेक्चर, जिसमें कि हमने एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, उनको आप नोट करिएगा। काफ़ी डिटेल में हमने उनको एक्सप्लेन किया है। हमने ये बताने का प्रयास किया है कि ये आंसर क्यों सही है, क्योंकि जब हम किसी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को कंपटीशन में सॉल्व करते हैं तो हमारे वहाँ पर 2 उद्देश्य होते हैं। हमारा आंसर सही हो और कम से कम समय में हमें सवाल का सही आंसर मिल जाए। तो इसके लिए, और ये तभी संभव है जब हमको गलत आंसर का भी नॉलेज हो। तो हम जो गलत ऑप्शन होंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे, उनके बारे में भी हम यहाँ पर जानेंगे। इस वीडियो लेक्चर्स को आप अपने दोस्तों को, मित्रों को शेयर कीजिएगा, जिससे कि एक कॉम्पिटिटिव माहौल उत्पन्न हो सके और ये कॉम्पिटिटिव माहौल ही आपको कंपटीशन क्रॉस करने में हेल्प करेगा। तो आइए शुरू करते हैं, अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि हमें कई सारी बातें हमको पता होनी चाहिए। मैं एक एक करके सबको डिस्कस करूंगा। सवाल में ये कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किस में कार्बन sp3OH बॉन्ड पाया जाता है, अर्थात ऐसा कौन सा यौगिक है जिसमें कि OH ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि sp3 संकृत है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, एलाइलिक अल्कोहल, विनाइलिक अल्कोहल, फिनॉल्स और इनमें से कोई नहीं। तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि हम संकरण किस प्रकार से ढूंढ सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन से कार्बन पर कौन सा संकरण है। इसको आपको 10th क्लास में ही समझा दिया गया था, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पर रिपीट करा देता हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक सीरीज बनाई है। इस सीरीज में मैंने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड युक्त कार्बन परमाणु ले रखे हैं, क्योंकि हमको कार्बन पर ही संकरण का पता लगाना है। अब इसमें हम हाइड्रोजन के द्वारा कार्बन की वैलेंसी पूरी कर देते हैं। यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी 1 दिखती है, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लग करके कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाएगी। यहाँ पर 2 और 1 3, इस प्रकार से 4 वैलेंसी हो गई। 2 और 1 3, 4 वैलेंसी हो गई। 3 और 1 4, इस पर हाइड्रोजन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बार कार्बन की वैलेंसी जो है वो 3 है, 1 हाइड्रोजन लगा दीजिए।
चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम ये पता लगाते हैं कि हम संकरण कैसे ढूंढ सकते हैं। देखिए, कार्बन रखने वाले यौगिकों पर 3 प्रकार के संकरण होते हैं, sp, sp2 और sp3। अगर इस प्रकार का संकरण होगा तो 2 सिग्मा बॉन्ड कार्बन पर होंगे, और इस प्रकार का संकरण में 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, और इस प्रकार के संकरण में 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे। मैं आपको ये भी समझा सकता हूं कि हम 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड कैसे याद रख सकते हैं। देखिएगा, S का 1 और P का 1, एक और एक 2, S का 1 और P के 2, 2 और 1 3, S का 1 P के 3, तो फिर 4। इस प्रकार से आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। तो हमको कुल मिलाकर के संकरण पता लगाने के लिए सिग्मा बॉन्ड पता होने चाहिए। एक बात हमको जो पता होनी चाहिए, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, जबकि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं। तो यहाँ पे तो हमको सिग्मा बॉन्ड पता लगाने हैं। जैसे कि आप सामने यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये 4 यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है। sp3 संकरित कार्बन है। इस वाले कार्बन पर सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 sp2 संकरित है, इस पर लगा दीजिए। sp2 संकरित है, इस पर लगा दीजिए। sp संकरित कार्बन, और इस पर भी एक और एक 2 sp संकरित कार्बन। तो फिलहाल हम संकरण समझ चुके हैं, और हम संकरण किस प्रकार से निकाल सकते हैं वो हम समझ चुके हैं। अभी हमको एलाइलिक अल्कोहल, विनाइलिक अल्कोहल और फिनॉल्स के बारे में समझना है। एलाइलिक की बात करते हैं। मैंने एक श्रृंखला बनाई इस प्रकार से, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और इस वाले कार्बन पर OH है। अभी जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड है उससे नेक्स्ट कार्बन पर, फिर से बोल देता हूं, अभी जिस कार्बन पर OH ग्रुप है उसके नेक्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड पाया जाता है। इस प्रकार के जो संरचनाएं होती हैं उनको हम एलाइलिक बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर OH ग्रुप है तो हम इसको बोल देंगे एलाइलिक एल्कोहल। एक श्रृंखला बनाई मैंने इस प्रकार से, और यहाँ पर मैंने OH लगा दिया। जिस कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ है उसी कार्बन पर डबल बॉन्ड है। ये कहलाएगा विनाइलिक एल्कोहल। और ये बेंजीन न्यूक्लियस, और यहाँ पर इस कार्बन पर OH लगा दिया, ये कहलाएगा फिनोल। अभी ये वाला जो कार्बन है जिस पर कि OH ग्रुप लगा हुआ है उस पर आप सिग्मा बॉन्ड देख लीजिए। एक सिग्मा ये हो गया, एक सिग्मा ये हो गया, और एक सिग्मा ये हो गया। इस कार्बन पर 3 सिग्मा है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिड कार्बन है। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा सही नहीं है, क्योंकि ये तो OH जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है वह sp2 संकरित है। अभी इस वाले कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है जिससे कि नेक्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड है, जिसको हम एलाइलिक बोलेंगे। वैलेंसी पूरी कर लीजिए। एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा। sp3 संकरित कार्बन है। तो एलाइलिक अल्कोहल जो होगा वो ऐसा अल्कोहल होगा जिसके कार्बन पर sp3 संकरण होगा और वही OH से जुड़ा हुआ होगा। तो इसका सही आंसर है एलाइलिक अल्कोहल। विनाइलिक, जिसमें कि जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड होता है उसी पर ही OH जुड़ रहा होता है। वैलेंसी पूरी कर ली, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड। इस वाले कार्बन को हम कह देंगे sp2 संकरित। तो विनाइलिक अल्कोहल इसका सही आंसर नहीं है, क्योंकि विनाइलिक अल्कोहल के कार्बन पर और sp2 संकरण है। तो सही आंसर है इसका एलाइलिक अल्कोहल। कार्बन sp3OH बॉन्ड उसमें पाया जाता है। अब जब आपको इतनी बात नॉलेज की जानकारी है तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे पहले भी बोला था कि हम सही आंसर को डिस्कस करेंगे ही करेंगे, साथ में गलत आंसर को भी डिस्कस करेंगे कि वह गलत क्यों है। तो मैं समझता हूँ कि गलत आंसर क्यों गलत है वो आपको समझ में आ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगने वाला समय कम होता जाएगा, क्योंकि हम काफी बातें जान चुके होंगे। शुरू में क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि काफी बातें आपको बतानी होती हैं। इसी क्रम में हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें एक श्रृंखला दे रखी है, उसका IUPAC नाम पूछ रहे हैं।
तो इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बना रखा है, अल्कोहल्स के IUPAC नाम किस प्रकार से दिए जाते हैं। आप अगर प्ले लिस्ट में जाकर सर्च करेंगे IUPAC के नाम से तो वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें कि हमने अल्कोहल का नाम देना, फिनॉल का नाम देना, ईथर का नाम देना, कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड, अमीन्स, इन सब के IUPAC नाम कैसे दे रखे हैं, इनके अलग अलग हमने वीडियो लेक्चर्स बना रखे हैं। तो एक बार आप उनको देख लीजिएगा, अल्कोहल से संबंधित वीडियो लेक्चर। आपकी नॉलेज के लिए थोड़ी सी बात मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि हम 5 बॉक्स का यूज करते हैं। इन 5 बॉक्स में जो मिडिल वाला बॉक्स होता है तीसरे नंबर का, उसको हम मात्र श्रृंखला या मदर सीरीज बॉक्स बोलते हैं। उसमें हम कार्बन परमाणु की संख्या काउंट करते हैं। आपको मालूम है कि अगर 1 कार्बन होगा तो मैथ, 2 कार्बन होंगे तो एथ, 3 कार्बन होंगे तो प्रोप, 4 कार्बन होंगे तो ब्यूट, इसी प्रकार से 5 के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, आगे को बढ़ते चले जाएंगे हेप्ट, हेक्स, ऑक्ट, नॉन और डेक। उसके बाद जो हमारा चौथा बॉक्स होता है जिसको हम प्राइमरी सफिक्स कहते हैं, एन, इन, आइन, हम उनका नाम देते हैं। और उसके बाद जो दूसरा बॉक्स होता है प्राइमरी प्रीफिक्स, उनका नाम दिया जाता है। देखिएगा प्रीफिक्स हमेशा मदर सीरीज से पहले ही लगते हैं, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आइडो, मेथाइल, एथाइल, ये वहां पर रखे जाते हैं, मदर सीरीज से पहले ही रखे जाएंगे। और उसके बाद जो सबसे लास्ट बॉक्स है फिफ्थ बॉक्स, जिसको हम सेकेंडरी सफिक्स बोलते हैं, उसमें हम फंक्शनल ग्रुप का नाम देते हैं और अल्कोहल के लिए हम ऑल का यूज करते हैं। अगर हम IUPAC रूल्स की बात करें तो सबसे पहले हम सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं और इस प्रकार से चयन किया जाता है कि जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप लग रहा हो उस कार्बन को सबसे छोटा नंबर मिले। तो इसका हम नंबरिंग इस प्रकार से करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, इस प्रकार से 2 नंबर पर OH आ गया। और 6 कार्बन की श्रृंखला है, हेक्स लगा देंगे, हेक्स सिंगल बॉन्ड सब है तो N लगा दीजिए, हेक्सेन 2 पर ऑल, हेक्सेन 2 ऑल, और 5 पर क्लोरो, 5 क्लोरो। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला, 5 क्लोरो हेक्सेन 2 ऑल। वैसे तो अगर हम इसको मिला करके लिखें तो देखिए E और ये O दोनों वॉवेल हैं, इनको इसमें से E हटा देते हैं, 5 क्लोरो 2 हेक्सेनॉल। देखिए 2 वॉवेल एक साथ नहीं आ सकते, 2 वॉवेल AEIOU ये वॉवेल होते हैं, E और O वॉवेल हैं, एक को हटना होगा तो E को हटा दीजिए। तो अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 5 क्लोरो 2 हेक्सेनॉल, वो ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं है, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर है इस वाले का। तो सही आंसर आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आपको ज़्यादा डिटेल से देखना है तो अल्कोहल संबंधित IUPAC श्रृंखला को आप सर्च कर सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन है, कह रहे हैं मेटाक्रिसोल का IUPAC नाम बताइए। देखिए जब बेंजीन न्यूक्लियस में OH के साथ CH3 लग रहा होता है तो उसको क्रिसोल बोलते हैं। 3 पोजीशन हो सकती है, अगर ऑर्थो पोजीशन में लग रहा है तो ऑर्थो क्रिसोल, अगर यहाँ पर लग रहा है CH3 ग्रुप तो मेटाक्रिसोल, और यहाँ पे लग रहा है तो पैराक्रिसोल। तो चूंकि मेटाक्रिसोल की बात कर रहे हैं, अब देखिए इसमें इतना जो हिस्सा है ये तो फिनॉल का है, तो फिनॉल हो गया, और 1 2 3 पोजीशन में मिथाइल लग रहा है तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल फिनॉल। ये इसका IUPAC नाम होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं C4H10O से अल्कोहल के कितने समावयी या आइसोमर बनेंगे। देखिए ये जो फॉर्मूला आप सामने देख रहे हैं C4H10O, इसके द्वारा अल्कोहल भी बन सकते हैं तो ईथर भी बन सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे अल्कोहल की ही बात की जा रही है तो हम अल्कोहल के समावयी बनाने का प्रयास करेंगे। समावयी वह होते हैं, आइसोमर वह होते हैं जिनके अणु सूत्र समान होते हैं, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं। अब संरचना सूत्रों में भिन्नता OH समूह की स्थिति से की भिन्नता से हो सकती है या फिर श्रृंखला की भिन्नता से हो सकती है। तो चूंकि यहाँ पे अल्कोहल की बात की जा रही है और 4 कार्बन है तो हो सकता है कि OH यहाँ पे लग रहा हो, ये हो सकता है कि OH यहाँ पे लग रहा हो। तो 2 समावयी तो ये बन गए, श्रृंखला इनकी एक जैसी है। या फिर ये हो सकता है अगर श्रृंखला चेंज कर दें,
एक समावयी ये बन गया और एक समावयी इसका इस प्रकार से बन गया। यहाँ पे कार्बन ही लगा देता हूं। ये 4 समावयी इसके बन गए। तो एल्कोहल के रूप में C4H10O से 4 समावयी बनेंगे। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल हमारा वही है कि C4H10O से एल्कोहल समूह के कितने असममित कार्बन परमाणु युक्त यौगिक बनेंगे। इनको हम एसिमेट्रिकल या चिराल भी बोलते हैं। तो समावयी तो आप जानते हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया। अभी असममित कार्बन युक्त ऐसा कार्बन जिस पर लगने वाले सभी परमाणु या समूह अलग अलग होते हैं, उसको हम एसिमेट्रिक या फिर असममित या फिर चिराल कार्बन एटम कहते हैं। तो आइसोमर तो इसके एल्कोहल के वही हैं पहले वाले, इस प्रकार से 1 2 3 इस प्रकार से 4। अब असममित कार्बन युक्त वाले कह रहा है जिस पर लगने वाले सभी परमाणु या समूह अलग अलग हों। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर हाइड्रोजन लगाऊंगा तो दोनों एक जैसे हो गए। इसकी बात करूं तो यहाँ पर ये ग्रुप अलग हो गया, ये ग्रुप अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। एक तो ये हो सकता है असममित कार्बन युक्त, यहाँ पर इस प्रकार से दोनों एक जैसे होगा, ये तो नहीं होगा, और ये दोनों भी एक जैसे ही हो गए, मिथाइल मिथाइल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 1 होगा। फिर से रिपीट कर देता हूँ। असममित कार्बन युक्त यौगिक वह कार्बन यौगिक होते हैं जिन पर लगने वाले सभी परमाणु या समूह भिन्न भिन्न होते हैं। एक अच्छा सवाल है जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसे आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखकर देख सकते हैं। जब CH3CH2CONH2 की अभिक्रिया KOH या NaOH प्लस Br2 से एल्कोहलिक माध्यम में कराते हैं तो क्या उत्पाद मिलता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शन में से हमको सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखिए ये जो अभिक्रिया है ये हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के ऊपर हमने अपना सेपरेट लेक्चर बना रखा है जो कि आपको नेम रिएक्शन की वीडियो सीरीज में मिल जाएगा। इसमें एमाइड अमीन में चेंज होते हैं। यहाँ पर मैं आपकी नॉलेज के लिए लिख देता हूँ। जब एमाइड होते हैं RCONH2 वाले, इनकी अभिक्रिया ब्रोमीन और KOH या NaOH से कराते हैं तो हमको अमीन मिलते हैं। रिएक्शन बैलेंस कर देंगे K2CO3 प्लस 2KBr प्लस 2H2O। इस अभिक्रिया की एक खास बात यह है कि यह अभिक्रिया कार्बन परमाणुओं की संख्या कम करने में प्रयोग की जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि CH3CO NH2 की अभिक्रिया जब मैं Br2 प्लस 4KOH से करा दूंगा। चलिए यही ले लेते हैं, CH3CH2CONH2 ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर CH3CH2CONH2 प्लस Br2 प्लस 4KOH इज इक्वल टू तो CH3CH2NH2 CH3CH2NH2 इस प्रकार से एक प्राथमिक अमीन मिल जाएगा प्लस K2CO3 प्लस 2KBr प्लस 2H2। अमीन क्या होते हैं। अमीन RNH2 सूत्र के यौगिक होते हैं। ये 3 प्रकार के हो सकते हैं, 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन। यहाँ पर ये 1 डिग्री अमीन है, ये प्राथमिक अमीन मिलते हैं। तो थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा इस रिएक्शन को। जब हम हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कराते हैं तो हमको 1 डिग्री अमीन प्राप्त होते हैं। इनका फॉर्मूला RNH2 होता है। 2 डिग्री अमीन भी होते हैं, इनका फॉर्मूला R2NH होता है और 3 डिग्री अमीन भी होते हैं R3N सूत्र से। तो एक इंपोर्टेंट सवाल है, ऑप्शन आपको इसका मिल गया होगा। सही ऑप्शन है इसका CH3CH2NH2 एथिल अमीन यहाँ पर हमको प्राप्त
हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एल्किल हैलाइड को एल्कोहल में बदलते हैं। 4 इसने जनरल रिएक्शन दे रखी है। योगात्मक अभिक्रिया जिसको कि हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया इसको हम डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, और पुनर्विन्यास अभिक्रिया रीअरेंजमेंट रिएक्शन। देखिए जो योगात्मक अभिक्रिया होती है उसमें दो अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद देते हैं, इसको हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है उसमें परमाणुओं में अदला बदली हो जाती है, AC प्लस BD, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ पर B की जगह C पहुंच गया, C की जगह B पहुंच गया, प्रतिस्थापन बोल देंगे इसको हम। डिहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया में B का मतलब हटना, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन का मतलब X ClBrI, ये हट जाते हैं, इनको हम भी हाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और पुनर्विन्यास में रीअरेंजमेंट हो जाता है, परमाणुओं में फिर से स्थापना हो जाती है नए तरीके से। तो एल्काइल हैलाइड RX से किस प्रकार से ROH मिल सकता है? तो पहली दृष्टि में पता चल रहा है X की जगह OH आ गया। यहाँ पर आप RX की अभिक्रिया HOH से करा दीजिए, ROH प्लस HX, तो X की जगह तो OH आ गया, OH की जगह H आ गया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हम इस प्रकार से CH3Cl या Br ले लीजिए, HOH, ये HOH KOH एक्वस से आएगा, और CH3OH प्लस HCl, ये जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। KOH एक्वस की प्रेजेंस में ये अभिक्रिया हो रही है। अगर यहाँ पर हम KOH एक्वस की स्थान पर KOH एल्कोहलिक ले लेते हैं, KOH एल्कोहलिक, तो हमको द्वित्वंद युक्त यौगिक मिलता CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। तो ये भी हाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया है, ये KOH एक्वस की प्रेजेंस में होती है। तो KOH एक्वस और KOH एल्कोहलिक ये डिफरेंस है। जब KOH एक्वस की प्रेजेंस में अभिक्रिया करेंगे तो प्रतिस्थापन होगी, और जब KOH एल्कोहलिक की अभी उपस्थिति में करेंगे तो भी हाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया होकर के एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बनते हैं। तो दोनों में जो अंतर है वो मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया, और क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टडी करते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है और इसको हमने बहुत ही डिटेल से अपने सेकंड वीडियो लेक्चर में समझाया है, जो कि एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के ऊपर बना हुआ है। आप उसको प्ले लिस्ट में जाकर के सर्च कर लीजिएगा, वहां पर लगभग हमने इसको आधे घंटे तक एक्सप्लेन किया है। तो सवाल देखते हैं। सवाल कहता है कि फिनॉल से अधिक अम्लीय कौन है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एथिल अल्कोहल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो मेथाइल फिनॉल, ऑर्थो मेथॉक्सी फिनॉल। देखिएगा फिनॉल और एथिल अल्कोहल दोनों में ही OH ग्रुप पाया जाता है। ये एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला है और ये फिनॉल का फॉर्मूला है। ये दोनों ही OH ग्रुप रखते हैं और H आयन त्याग सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर इसने H आयन त्याग दिया और ये अम्लीय लक्षण प्रदर्शित करेगा। यहाँ पर फिनॉल भी हाइड्रोजन आयन त्याग देगा और अम्लीय लक्षण प्रदर्शित करेगा। अब सवाल यह है कि जो फिनॉल है वह अधिक अम्लीय होता है, और जो एथिल अल्कोहल है वह फिनॉल से कम अम्लीय होता है। इसका कारण ये है कि ये जो फिनॉक्साइड आयन है
ये विभिन्न अनुनादी संरचनाएं प्रदर्शित करता है। जैसे इसकी एक अनुनादी संरचना इस प्रकार से है, एक अनुनादी संरचना इस प्रकार से है कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की ओर शिफ्ट हो जाएंगे और कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड करेक्टर उत्पन्न हो जाएगा इस प्रकार से। एक स्थिति छोड़ करके ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहां पहुंच जाएगा। एक रीयूनिटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगी, एक और रीयूनिटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। ये आपको बनानी होंगी इस स्थिति को छोड़ करके यहां पर, और फिर ये अपने स्थान पर पहुंच जाएगा। ऋणात्मक आवेश और यहाँ पर डबल बॉन्ड इस प्रकार से है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड इस प्रकार से हो जाएंगे। तो फिनॉक्साइड आयन ये 5 रीयूनिटिंग स्ट्रक्चर प्रदर्शित करता है, जबकि ये जो एथॉक्साइड आयन है ये कोई भी अनुनादी संरचनाएं प्रदर्शित नहीं करता। फिर से रिपीट कर देता हूं कि जो फिनॉक्साइड आयन है वह अनेक अनुनादी संरचना प्रदर्शित करता है, जबकि एथॉक्साइड आयन अनुनादी संरचना प्रदर्शित नहीं करता। इस कारण से ये जो फिनॉक्साइड आयन है ये स्टेबल है, और जो एथॉक्साइड आयन है ये स्टेबल नहीं है। स्टेबल ना होने के कारण ये हाइड्रोजन आयनों से रिएक्शन कर जाते हैं, तो सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन शेष नहीं रहते। जबकि यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन स्थायी है, स्थायी होने के कारण ये हाइड्रोजन आयन से रिएक्शन नहीं करते हैं, सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन रहते हैं। इस कारण से फिनॉल एथिल अल्कोहल से अधिक अम्लीय है। ये तो हमने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है कि एथिल अल्कोहल कम अम्लीय होता है और फिनॉल अधिक अम्लीय होता है। अब बात 3 अन्य ऑप्शंस की करते हैं, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोमेथाइलफिनॉल, ऑर्थोमेथॉक्सीफिनॉल। तो पहले इनके स्ट्रक्चर बनाने होंगे और फिर हम इनकी बात करेंगे। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई कि एथिल अल्कोहल फिनॉल से कम अम्लीय होते हैं, तो हमारा जो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ये गलत है। बाकी अब 3 ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोमेथाइलफिनॉल, ऑर्थोमेथॉक्सीफिनॉल। ये जो मिथाइल ग्रुप है और जो मेथॉक्सी ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप फिनॉल की अम्लीयता को घटा देते हैं, जबकि जो नाइट्रो ग्रुप है इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहते हैं और ये फिनॉल की अम्लीयता को बढ़ा देते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। मैंने बहुत कम शब्दों में यहाँ पर स्पष्ट करने का प्रयास किया है, क्योंकि कंपटीशन में हमें समय भी बचाना होता है। अगर आपको बहुत ही डिटेल से इसका आंसर चाहिए तो आप एल्कोहल फिनॉल ईथर पर बने हुए हमारे थ्योरेटिकल वीडियो लेक्चर, सेकंड वीडियो लेक्चर की स्टडी कीजिएगा। वहां पर हमने बहुत ही डिटेल से इसको समझाने का प्रयास किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टडी करते हैं। सामने आप ग्रीन बोर्ड पर लिखा देख सकते हैं, CH3CH2OH को CH3CHO में बदला जा सकता है, अर्थात एल्कोहल को हम एल्डिहाइड में किस प्रकार से बदल सकते हैं। यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। उत्प्रेरकीय हाइड्रोजन द्वारा, LiAlH4 द्वारा, पायरिडीन क्लोरोक्रोमेट द्वारा और KMnO4 द्वारा। तो यहाँ पर जब हम एल्कोहल का ऑक्सीकरण कर लेते हैं तब संगत एल्डिहाइड हमको प्राप्त होते हैं। संगत एल्डिहाइड, संगत का मतलब होता है कि जितने कार्बन एल्कोहल में हैं उतने ही कार्बन यहाँ पर एल्कोहल से एल्डिहाइड में हमको प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर CH3CH2OH कर लीजिए। तो जब हम एल्कोहल का ऑक्सीकरण कर देते हैं तो हमको संगत एल्डिहाइड मिलता है। संगत एल्डिहाइड का मतलब है जितने कार्बन एल्कोहल में है उतने कार्बन वाला हमको एल्डिहाइड मिलेगा। अब यहाँ पे जो उत्प्रेरकीय हाइड्रोजन है ये तो अपचयन करता है, ये तो ऑक्सीकरण नहीं करता। LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी अपचयन करता है। C और D
पायरिडीन, क्लोरो क्रोमेट और KMnO4, ये दोनों ऑक्सीकारक है। इसमें से ये जो KMnO4 है ये प्रबल ऑक्सीकारक है, जबकि पायरिडीन, क्लोरो क्रोमेट ये दुर्बल ऑक्सीकारक है। अब ये जो प्रबल ऑक्सीकारक है KMnO4, ये क्या काम करेगा, ये एल्डिहाइड का पुनः ऑक्सीकरण कर देगा कार्बोक्सिलिक में, संगत कार्बोक्सिलिक में, यहां पर जाकर के रुकेगी। अगर इसके द्वारा हम अभिक्रिया कराते हैं तो जो अभिक्रिया है वो एल्कोहल से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक में जाकर रुकेगी। जबकि पायरिडीन, क्लोरोक्रोमेट इसका सही आंसर होगा, ये एल्कोहल को संगत एल्डिहाइड में चेंज कर देगा। तो जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता था वो आपको समझ में आ गया होगा कि एल्डिहाइड हमको दुर्बल ऑक्सीकारक द्वारा मिलेंगे, और दुर्बल ऑक्सीकारक है पायरिडीन, क्लोरो क्रोमेट। KMnO4 या अम्लीय KMnO4 एक प्रबल ऑक्सीकारक है, ये एल्कोहल का संगत एल्डिहाइड में ऑक्सीकरण तो कर देगा, लेकिन वहां पर ये रोकेगा नहीं इसको, ये पुनः आगे बढ़ा देगा अभिक्रिया को और संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल में वह चेंज हो जाएगा। तो हमको फाइनली एल्कोहल से संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेगा यदि हम KMnO4 का इस्तेमाल करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। संगत हाइड्रोकार्बन की तुलना में अल्कोहल अधिक क्वथनांक रखते हैं। अल्कोहल का क्वथनांक संगत हाइड्रोकार्बन की तुलना में अधिक होता है, क्या कारण है इसका? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, आयन द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव आकर्षण के कारण और वान डेर वाल बल के कारण। देखिएगा ये जो अल्कोहल होते हैं इनका फॉर्मूला ROH होता है, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन का परमाणु है वो 2 अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु ऑक्सीजन के मध्य आ जाता है और हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। ये बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड, जिससे कि इनका क्वथनांक थोड़ा सा बढ़ जाता है, या संगत हाइड्रोकार्बन की तुलना में इनका क्वथनांक अधिक हो जाता है। तो इसका A ऑप्शन सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कम अणुभर वाले अल्कोहल जल की नियत मात्रा में घुलते हैं। नियत मात्रा का मतलब है एक कैलकुलेटेड अमाउंट में ही हम जल लेकर के उसमें अल्कोहल घोल सकते हैं। जल की अधिक मात्रा में घुलते हैं, जल में घुल जाते हैं, जल में अघुलनशील है। तो देखिएगा जो अल्कोहल होते हैं जिनका अणुभार कम होता है, अर्थात जिनका एल्काइल पार्ट छोटा होता है, इस प्रकार से वह जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। ये बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये जल में घुल जाते हैं। अल्कोहल जल में घुल जाते हैं, लेकिन जिनका अणुभार कम होता है, अर्थात जिनका ये अल्काइल पोर्शन छोटा होता है, वह ही जल में घुलते हैं। जैसे जैसे ये अल्काइल पोर्शन बड़ा हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर एक बड़ा से अल्काइल वाला ये अल्कोहल बनाया है, देखिए ये जो है जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में कठिनाई उत्पन्न करने लगेगा। यहाँ पे जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में कठिनाई उत्पन्न होगी, तो जिन अल्कोहल के अणुभार कम होते हैं वह जल में घुल जाते हैं, और जैसे जैसे अल्काइल पोर्शन इनका बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे जल में इनकी घुलनशीलता कम होती चली जाती है, क्योंकि जो अल्काइल पोर्शन है उसका आकार बढ़ जाता है और वह जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में कठिनाई उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस वीडियो लेक्चर में हमने 11 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस किया और बहुत कुछ हमने यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ा। काफी लेंथी वीडियो लेक्चर बन गया है। शीघ्र ही हम इसका सेकंड वीडियो लेक्चर भी बनाएंगे। आप इस वीडियो लेक्चर को देखिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। अगर कोई कठिनाई या परेशानी आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। और जैसे कि मैं हर ऑब्जेक्टिव टाइप वीडियो लेक्चर्स में कहता हूं कि पहले आप थ्योरेटिकल नॉलेज पूरी कर लीजिएगा। जब आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज पूरी होगी तभी आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन समझ में आएंगे। इससे संबंधित अल्कोहल, फिनॉल, ईथर का वीडियो लेक्चर जो थ्योरेटिकल वीडियो लेक्चर है वो आप देखिएगा। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा,
उसके PDF फाइल भी हमारे पास उपलब्ध हैं। आप अपने मित्रों से इन क्वेश्चंस को डिस्कस करिएगा और एक कॉम्पिटिटिव माहौल बनाइएगा जिससे कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रॉस हो सके। अब शीघ्र ही हम अपने सेकंड वीडियो लेक्चर में मिलेंगे।